हेलो स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के चौथे लेक्चर में बच्चों आप सबका वेलकम। इस लेक्चर में हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कड़ी में सबसे पहले हम आपके समक्ष एक प्रश्न देते हैं, आप इसका हल करें, तत्पश्चात हम अपने कार्यक्रम को आगे की तरफ लेकर चलें। तो एक बार देख लेते हैं कि प्रश्न है क्या। प्रश्न है कि द एटम्स ऑफ कॉपर एंड रबर बोथ कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, then why does a copper wire conducts electricity while a rubber does not conduct electricity? साधारण सी बात है, साधारण सी बात और साधारण सा प्रश्न है। प्रश्न सिर्फ इतना है कि आपका जो कॉपर है, जो आपका कॉपर है और जो आपका रबर है, ठीक है, रबर है, इन दोनों के जो एटम्स होते हैं, इन दोनों के जो एटम्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कॉपर जो होता है वो कंडक्टर होता है और रबर जो होता है वो इंसुलेटर होता है। ये भेदभाव की, ये भेदभाव की। तो इसका बहुत साधारण सा उत्तर होगा जिसको मैंने आपको पहले भी बता रखा है, क्या कि जो कॉपर होता है, जो कॉपर होता है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या कॉपर एटम, या फिर ऐसे लिख सकते हैं एटम ऑफ कार्बन, एटम ऑफ कॉपर हैव, कॉपर के एटम के पास क्या है होता है, दूसरे कलर से लिखते हैं ना, आंसर थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एटम ऑफ कॉपर हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स in them while electrons of rubber are tightly bonded, T-I-D-S-T-L-Y, tightly bonded in its atom, in its atom is the main reason behind conductivity, of copper and insulation of rubber। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को चाहें तो उतार दें और अब हम आगे अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको आप चाहें तो छाप लें पॉज करके। चलिए, तो अब हम अपने अगले टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले थोड़ी हम बातें कर लेते हैं, क्योंकि बात करना जरूरी है। देखिए, आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराते हैं या फिर कहीं चार्ज को फ्लो कराते हैं तो क्या होता है, आपका करंट जनरेट होता है या फिर कहीं करंट बनता है। अच्छा, ये जो चार्जेस को फ्लो कराते हैं, करंट बनता है, तो आप समझ गए कब, जब आप चार्जेस को फ्लो कराते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराते हैं तो क्या होता है, तो आपका करंट जनरेट होता है। लेकिन इस करंट को कौन जनरेट कराता है, चार्ज का फ्लो। चार्ज का फ्लो कौन कराता है, चार्ज के फ्लो के लिए आपने क्या पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या, एक फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस वाला, पोटेंशियल डिफरेंस वाला। यानी कि देखिए, चार्ज को, अगर आपको करंट को जनरेट कराना है तो आपको क्या कराना पड़ेगा, चार्जेस को फ्लो कराना पड़ेगा। और चार्जेस को फ्लो कराने के लिए आपके पास क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, आपके पास पोटेंशियल चाहिए। जब आपके पास पोटेंशियल रहेगा तो आप चार्जेस को फ्लो करा पाएंगे। अब बात आता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का, वही बात घूम फिरा के आ रहा है। आप सबसे पहले चार्ज पढ़े, चार्ज के फ्लो के बारे में पढ़े, चार्ज के फ्लो को करंट बोलते हैं। ठीक है, अब जब करंट की बात आई तो करंट को फ्लो कराने से पहले इन चार्जेस को फ्लो कराना पड़ेगा, यानी करंट को प्रोड्यूस कराने से पहले चार्जेस को फ्लो कराना पड़ेगा। और ये चार्जेस को फ्लो कौन कराता है, इन चार्जेस को फ्लो कराता है आपका पोटेंशियल, जिसके बारे में आप लास्ट लेक्चर में सीखे हैं। अब जानिए आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। देखिए, पहले फॉर्मूला जो दिया हुआ है डेफिनेशन उससे पढ़ लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर। बहुत साधारण सा आंसर,
इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन ए कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होता है उसी को आप क्या बोलते हो, उसी को बोलते हो इलेक्ट्रिक करंट। अब बात आता है कि चार्जेस का फ्लो कैसे होता है, चार्जेस का फ्लो कैसे होता है कंडक्टर के अंदर। देखिए देखिए, इसके लिए आप पढ़े हो पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल के बारे में। चार्जेस का जो फ्लो होता है, फ्लो होता है, ये किसकी वजह से होता है, पोटेंशियल की वजह से होता है। डिफरेंस इन पोटेंशियल causes फ्लो ऑफ चार्जेस को फ्लो कौन कराता है, डिफरेंस इन पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल कैसे हो सकता है भाई, मैंने बोला क्या था, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, यानी कि आपको चार्जेस को फ्लो कराने का वर्क डन कराना है कब, जब यहाँ पे डेल्टा वी है। डेल्टा वी मतलब क्या, डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या हमने सीखा था, V2 माइनस V1, एक बड़ी वैल्यू एक छोटी वैल्यू। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, आप थोड़ा सा और समझने की कोशिश करिए। देखिए आपको मैंने बायो के चैप्टर में पढ़ाया था लास्ट क्लास में, छोड़िए आप तो भूल गए होंगे, 9th का भूल गए होंगे। आप ऐसे जान लीजिए कि जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ये चीज आप समझ गए, तो अब देखिए जैसे ही आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव किया, जैसे ही चार्ज मूव किया, आपके करंट कैरिंग वायर में या फिर कहें आपका जो कंडक्टिंग वायर है उसमें करंट जनरेट हो जाता है। मैं आपको फिर से समझाता हूं। देखिए, चार्ज को फ्लो कराना है, चार्ज को फ्लो कराने के लिए आपका पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल का डिफरेंस मतलब एक का पोटेंशियल हाई चाहिए, दूसरे का पोटेंशियल लो चाहिए। आप याद करिए, मैंने आपको पोटेंशियल के बारे में बताया था कि पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे थे, और जिसके अंदर एक का पोटेंशियल हाई रहेगा, दूसरे का पोटेंशियल लो रहेगा, तो आपके जो चार्जेस होंगे वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे, और इसी मूवमेंट के अंदर आपका इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। फिर से सुनिए, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हो। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इन ए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि नेगेटिव चार्ज की मूवमेंट इन ए कंडक्टर इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब देखिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आपको चार्ज को फ्लो कराना पड़ेगा, और ये चार्ज को फ्लो कौन कराएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कराएगा। डिफरेंस इन पोटेंशियल कॉजेस फ्लो ऑफ चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक का पोटेंशियल कम होना चाहिए, एक का पोटेंशियल। आप पोटेंशियल का मतलब इतना समझ लीजिए कि आपको 2 पॉइंट दिया गया है। आप ऐसे देखिए, ये आपके पास एक बैटरी है, बैटरी बहुत बड़ा मैंने बना दिया। मान लीजिए इस बल्ब को आपको ग्लो कराना है, हर्ट बन गया लेकिन बल्ब है। ठीक है, देखिए इस बल्ब को आपको ग्लो कराना है। इसके लिए मान लीजिए आपका एक वायर है और यहाँ पे आपकी एक बैटरी है। बैटरी के पास यहाँ पे एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, जहां से ये वायर जुड़े हुए हैं। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका जो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव के ऊपर आके बैठेंगे, और यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला है इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल कम है, और इसके पास पोटेंशियल ज्यादा है। या फिर पोटेंशियल मतलब क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं बैठे हुए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है। इस वजह से ये जो ज्यादा नंबर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम नंबर वाले इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएंगे, जिससे ये जो नेगेटिव है और ये जो पॉजिटिव है इनकी वैल्यू बराबर हो जाए। इनकी वैल्यू को बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करते हैं, और इसी फ्लो के दौरान आपका इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे।
और एक चीज क्या मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ, हाँ एक चीज और आपको ये बता सकता हूँ कि देखिए पोटेंशियल डिफरेंस में ये जो चार्जेस की मूवमेंट होती है वो क्यों होती है। दो रीजन इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। पहला, इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन, ऐसे नहीं, आप ऐसे समझिए कि ये जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव पसंद है, इसलिए जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन इसका मेन रियल रीजन जो ये है, मेन रियल रीजन ये है कि ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस आया है, इन दोनों में जो भेदभाव आया है, इस भेदभाव को कम करने के लिए ये जो चार्जेस होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागते हैं, या फिर कहें लो से हाई से लो की तरफ भागते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, फ्लो ऑफ चार्जेस कैसा होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब इसको मैं मिटा दूं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये समझ लीजिए, इस चीज को मैं रिपीट करके बता रहा हूं 2-3 बार, बस ये एक नया टॉपिक के रूप में आया है, लेकिन इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कोई ये नई चीज नहीं है। ठीक, अब फॉर्मूला आप देख लीजिए, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज आई बराबर, अच्छा करंट को आप किससे डिनोट करते हो, आई से, आई बराबर क्यू अपॉन टी, जहां पे आई बराबर क्या है, आई बराबर है करंट, क्यू बराबर क्या है, क्यू बराबर है चार्ज, टी बराबर क्या है, टी बराबर है टाइम। याद रखिएगा कि आपका करंट जो होता है वो एम्पियर में होता है, एम्पियर में होता है, चार्ज जो होता है वो आपका कूलाम में होता है, कूलाम में होता है, और जो टाइम होता है वो किस में होता है, सेकंड में होता है। टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है। ठीक है, अच्छा एक तरीके से, और जैसे हमने पोटेंशियल को डिफाइन किया था कि एक पोटेंशियल को, जैसे क्या बोले थे कि आपको 1 वोल्ट पोटेंशियल के बारे में डिफाइन किए थे कि जब 1 जूल वर्क डन करो 1 कूलाम चार्ज को मूव कराने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसी को 1 वोल्ट पोटेंशियल बोलते हैं। मैंने ऐसा आपको डिफाइन कराया था, उसी तरह हम इसको भी एक बार डिफाइन कर देते। ये तो आप समझ गए। अच्छा, आई जो होता है, आई करंट, इसकी जो यूनिट होती है, यहाँ देखिए एसआई यूनिट करंट की क्या होती है, ए मींस व्हाट, एम्पियर, एम्पियर एक साइंटिस्ट के नाम पे है। ठीक, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, ए फॉर एम्पियर। ठीक है, हम थोड़ा सा और इसको डिफाइन करते हैं। ये सारी चीजें देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में थियरी बेस्ड है, लेकिन आप छोटी छोटी चीजों को जोड़ जोड़ के आप एक बड़ा डेफिनेशन बना सकते हो। ये देखिए मैंने आपको डेफिनेशन में ही एक्सप्लोर करा है, डेफिनेशन में ही आप एक्सप्लोर कर रहे हो। अब देखिए मैंने बोला I बराबर Q बाई टी, ठीक। अब आप इसको डिफाइन करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो कि when one coulomb of charge is, या फिर कहें 1 कूलम चार्ज फ्लोज, when 1 कूलम चार्ज फ्लोज फ्रॉम करंट कैरी कंडक्टर, या फिर करंट को हम हटाई देते हैं, फ्लोज फ्रॉम ए कंडक्टर, फ्लोज फ्रॉम ए कंडक्टर, कंडक्टर मतलब करंट कैरी ही होगा, फ्लोज फ्रॉम ए conductor, when 1 coulomb charge flows from a conductor in 1 second, defines 1 ampere electric current। आई होप आप समझ पाए होंगे डेफिनेशन कि जब आप 1 कूलम चार्ज को एक कंडक्टर के अंदर से 1 सेकंड में विड्रॉ करा देते हो, या फिर कहीं मूव करा देते हो, फ्लो करा देते हो, उसी को 1 एम्पियर करंट कहते हैं। अब आप इसको चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि आपका जो करंट है वो कितना है, 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर है, और चार्ज कितना है, 1 कूलम है, 1 कूलम है, और टाइम कितना है, 1 सेकंड है। ठीक, ये भी आपका एक यूनिट बन जाएगा। क्या यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है अदर यूनिट। अदर यूनिट क्या हो सकता है, कूलम पर सेकंड, आप ऐसे भी लिखते हो, ऐसे भी लिखते हो, कूलम सेकंड के ऊपर इनवर्स ऐसे भी लिख देते हो, ऐसे भी लिख देते हो, और किसी तरीके से लिख सकते हो। चलिए इतना 2 तरीके से आप जान के बहुत है, कूलम पर सेकंड, कूलम ऐसे, और ऐसे भी आप लिखते हो। ठीक है,
तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, बात बराबर है, सेम ही है, सब सेम ही है, ठीक है। अच्छा, अदर यूनिट क्या है? अदर यूनिट इज कूलम्ब पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ स्मॉलर यूनिट के बारे में बात किया है, स्मॉलर यूनिट के बारे में बात किया है, क्योंकि एक एम्पियर एक बड़ी यूनिट होती है, एक बड़ी यूनिट होती है, और में भी आपके एग्जाम में आए, लेकिन स्मॉलर यूनिट भी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए हम स्मॉलर यूनिट के बारे में भी चर्चा कर ही लेते हैं। दो स्मॉलर यूनिट के बारे में बात किया गया है, एक है मिली एम्पियर, एक है माइक्रो एम्पियर, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद में हम आपको मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर के बारे में बताते हैं। अच्छा, इसको हम बताते हैं आपको, थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लीजिए आप, क्या यहाँ पे दिया हुआ है एमीटर। एमीटर क्या है? एमीटर डिवाइस है। एमीटर क्या है? डिवाइस है, जिससे क्या मेजर करते हो? क्या मेजर करते हो? इलेक्ट्रिक करंट को। डिवाइस टू मीजर आई। आई मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। आप समझते हो ना? एमीटर क्या है? डिवाइस है टू मीजर आई। अब याद रखिए, जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस या फिर कहें पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर पढ़ा था, डिवाइस क्या था वहां पे? वोल्ट मीटर था। यहाँ क्या है? एमीटर है। वहां पे कैसा कॉम्बिनेशन था? वहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन था, लेकिन यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये आपके सर्किट में या आपके डिवाइस में कैसे, या आपके इंस्ट्रूमेंट में कैसे लगता है? सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इसको जोड़ा जाता है। अच्छा, जो एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, जबकि आपका इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल के अंदर हमने पढ़ा था वोल्ट मीटर, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। किस लिए? टू मिनिमाइज द वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप को मिनिमाइज करने के लिए लो रेजिस्टेंस का लगाते हैं। देखिए, आपको ये दो चीजों में थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है कि भाई एमीटर के अंदर लो रेजिस्टेंस क्यों, और वोल्ट मीटर के अंदर हाई रेजिस्टेंस क्यों, या फिर कहें एमीटर के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों और वोल्ट मीटर के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों। तो एक थोड़ा सा डाउट आ सकता है। इस डाउट को आप तब अच्छे से क्लियर कर सकते हो जब आप इन कॉम्बिनेशंस के बारे में आगे पढ़ोगे, लेकिन आपको एक पॉइंट यही लिखना है जिससे कि आपके पास एक कंपाइल नोट हो याद करने के लिए, ठीक है। जब आप एक बार समझ जाओगे तो ये चीजें समझ आ जाएंगी। ये लिख लीजिएगा, टू मिनिमाइज द वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप को मिनिमाइज करने के लिए लो रेजिस्टेंस का लगाया जाता है। स्मॉलर यूनिट जो है मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, अच्छा, जो मिली एम्पियर है, यहाँ पे मैंने दिखाया है, मिली एम्पियर को आप ऐसे लिखते हैं और माइक्रो एम्पियर को आप ऐसे लिखते हैं। आप देख लीजिए, ये है मिली एम्पियर, एम स्मॉल लेटर है और ये कैपिटल लेटर है, और ये है आपका न्यू, ये न्यू होता है। माइक्रो एम्पियर, ठीक है, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, इन दोनों को हम किस बेसिस पे डिफाइन करेंगे? आप ऐसे लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एम्पियर, एम्पियर के रूप में। अगर हम कहीं पे एक एम्पियर का करंट लेते हैं तो उसके हिसाब से मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर कितना होता है। देखिए, ये बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन मैं बेसिक बात पे ही फोकस करूंगा, क्यों? मेरा मन कर रहा है। सुनिए, अगर मैं आपको कह दूं कि आप ग्राम को डिफाइन करिए 1 किलोग्राम के रेस्पेक्ट में, ग्राम को डिफाइन करिए 1 किलोग्राम के रेस्पेक्ट में, 1 किलोग्राम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब आप ऐसे समझिए, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम होता है। तो अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 ग्राम के अंदर कितने किलोग्राम होते हैं, भाई क्वेश्चन ऐसे अगर हम लिख रहे हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। अब मैंने क्वेश्चन को बदल दिया, मैंने बोला कि 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम, कितने किलोग्राम, ये भी तो प्रश्न है। अब याद रखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसको नीचे लिख देना होता है। नीचे यानी कि क्या? 1 ग्राम बराबर यही 1000 ग्राम ही होगा, लेकिन आप इसको 1 लिखिए, अपॉन लिखिए 1000 और यहां लिख दीजिए केजी। ये हो गया आपका उत्तर। फिर से समझाते हैं आपको। क्या आपने ये चीजें लिख ली? उम्मीद करूं कि आपने लिख लिया है।
बिल्कुल आप लिख लिए होंगे, पॉज करके लिख लीजिए। मैं आपको ये चीज़ें फिर से समझा देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी। क्योंकि यूनिट कन्वर्जन बहुत बेसिक होता है, बहुत बेसिक इन द सेंस कि एग्जामिनर जब आपको फंसाना चाहता है तो यूनिट कन्वर्जन देता है, और आपको 10th लेवल का कोई केसीटी के क्वेश्चन तो देगा नहीं, यूनिट कन्वर्जन कर देगा, कुछ और बातें बदल देगा, और यही बदल बदल के आपसे क्वेश्चन करवाता है जिसमें बच्चे फंसते हैं। ठीक है, अब समझाते हैं हम आपको मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। देखिए मैंने बोला कि इन टर्म्स ऑफ एम्पियर के टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर मैं बोल रहा हूँ 1 किलोग्राम बराबर हाउ मच ग्राम, तो आप क्या इसका उत्तर दे रहे हो, इसका उत्तर दे रहे हो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ये उत्तर दे रहा हूँ। किसी का एक आध जीरो कम ज्यादा ना हो जाए, ठीक है। 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम, 1000 ग्राम। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन मैंने बदल दिया कि 1 ग्राम बराबर, 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम, 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम, अब आपका उत्तर जो होगा वो भी बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, आप इस 1000 को फ्रैक्शन बार के नीचे लिखोगे, यहां लिखोगे 1 और नीचे लिखोगे 1000 और साइड में लिख दोगे किलोग्राम। एक तो इसको लिखने का तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है इसको लिखने का कि 1 ग्राम बराबर, 1 ग्राम बराबर इस 1000 को जब आप ऊपर लेके जाओगे, 1000 को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो 10 के ऊपर -3 लिख दोगे, 10 के ऊपर -3 लिख दोगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है, ये तरीका होता है लिखने का। बस इसी तरीके से आपको माइक्रोमीटर और मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर को डिफाइन करना होता है। ठीक है, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर को इसी तरीके से डिफाइन करना होता है। कुछ भी इसमें कठिन नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। आप ऐसे जान लीजिए, मिली एम्पियर माने ग्राम और माइक्रो एम्पियर को और छोटा सा यूनिट। आप ऐसे देखिए, मिली एम्पियर के आगे आप क्या लिख लीजिए, 1000 लिख लीजिए, 1000 लिख लीजिए, या फिर अच्छा 1000 के बजाय आप क्या लिख सकते हैं, -3, और यहां पे क्या लिख सकते हैं। मैं 100% श्योर हूं कि मैं भी 75% जनता के सिर के बाहर चला गया होगा। ये क्या है, ये याद रखिएगा, ये है मिली एम्पियर। मिली एम्पियर ये क्या है, ये माइक्रो एम्पियर। समझाता हूं मैं, इस पे भी टाइम दूंगा। देखिए, मैं अगर बोल रहा हूं कि 1 एम्पियर बराबर कितने माइक्रो एम्पियर, कितने मिली एम्पियर, कितने मिली एम्पियर, तो आप इसका क्या उत्तर दोगे, आप इसका उत्तर दोगे 1000 माइक्रो एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर। ठीक है, ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 एम्पियर बराबर कितने माइक्रो एम्पियर, कितने माइक्रो एम्पियर, ये क्या होगा, ये होगा 10 पे पावर 6, 10 पे पावर 6 माइक्रो एम्पियर। 10 पे पावर 6 मतलब क्या, 1 लिख के 6 जीरो, 1 लिख के 6 जीरो, ये याद रखिएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब 1 के आगे 6 जीरो। यही है, आपको जितना आपको नोट्स में लिखना, बस इतना ही है। ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए हैं कि अगर 1 एम्पियर बराबर, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 एम्पियर बराबर कितने मिली एम्पियर, आप बोल रहे हो 1000 मिली एम्पियर। अब अगर मैं पूछ रहा हूं 1 एम्पियर बराबर कितनी माइक्रो एम्पियर, तो आप बोल रहे हो 10 पे पावर 6 माइक्रो एम्पियर। अब यही क्वेश्चन मैंने घुमा दिया, मैंने अब क्या पूछा, मैंने आपसे पूछा कि एक मिली एम्पियर बराबर कितने एम्पियर, इसी उत्तर को आप 10 पे पावर -3 एम्पियर लिख सकते हो। इसको आप क्या कर सकते हो, माइनस के टर्म में लिख सकते हो। कैसे, आप ऐसे लिखोगे 1 मिली एम्पियर बराबर 10 पे पावर -3 एम्पियर, या फिर इसको आप कैसे लिखते हो, आप इसको लिखते हो 1/1000 एम्पियर। ठीक है, अब यही चीज मैंने माइक्रो एम्पियर के बारे में पूछा। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर हाउ मच एम्पियर, तो आप इसको लिख सकते हो 10 पे पावर -6
एम्पियर। अब आप इसको दूसरे टर्म में कैसे लिख सकते हो, वन के नीचे एक लिखिए, 1 2 3 4 5 6 एम्पियर। ये हो गया आपका आंसर। अगर आप मेरी बात को समझ पाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है। यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। यूनिट कन्वर्जन में अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत जाहिर सी बात है, ठीक है। जिसको आप लिख लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, तो अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉस करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज। ठीक है, तो आपको मैंने हमेशा एक ही बात बताई है, प्रतिदिन यही बात बताता हूँ। सबसे पहले जो दिया हो उसको उतार ले, जो पूछा हो उसको उतार ले, फॉर्मूला उतार ले, इसके बाद सोल्यूशन करें। देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ करंट। क्या मुझे लिखने की जरूरत है कि करंट बराबर आई? नहीं, मैं आई लिखूं तो आपको समझ आना चाहिए कि आई बराबर क्या होता है, करंट होता है। आई बराबर क्या होता है, करंट। लिख ही देता हूं भाई साहब, क्या पता कोई घोटाला कर रहे हैं। करंट कितना दिया हुआ है, 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। फिर क्या कह रहा है, टाइम कह रहा है 20 मिनट्स। टाइम कह रहा है 20 मिनट्स, टाइम 20 मिनट्स कह रहा है। और कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो, कह रहा है चार्ज। यहां लिखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है चार्ज। चार्ज क्यू बराबर क्या करना है, इसको आपको कैलकुलेट करना है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। अब आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है आई बराबर क्यू अपॉन टी। टी आई आपका एम्पियर में रहेगा, क्यू आपका कूलम में रहेगा और टाइम आपका सेकंड में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए करंट आपका 0.25 एम्पियर तो है, जाहिर सी बात है, दिया हुआ है। जबकि आपका जो टाइम है वो मिनट में दिया हुआ है, लेकिन आपको चाहिए किसमें, आपको चाहिए सेकंड में। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, यानी कि 20 गुणे 60। थोड़ा सा और आपको बेसिक मैथ बताते हैं। जब ऐसे दो अक्षर के गुणा हो तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले जितने जीरो दिए हों उतने जीरो उतार लीजिए, ठीक, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 दूना 72, नहीं 12, बस ये हो गया सेकंड। 1200 सेकंड आ गया आपका उत्तर। यही उत्तर है? नहीं, ये आपका केवल टाइम है। अब हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, क्यू। अब हम क्यू को कर रहे हैं कैलकुलेट। क्यू को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। रख देते हैं पहले वैल्यू, यहाँ है 0.25 बराबर क्यू कितना है, क्यू तो हमको कैलकुलेट ही करना है, और टाइम कितना है 1200, यही है ना, हाँ 1200। अब देखिए क्यू बराबर क्या आएगा, क्यू बराबर आएगा 0.25 इंटू 1200। अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा और बेसिक बता रहा हूँ। क्या, यहाँ पे पॉइंट के बाद, यहाँ पे गुणा करना थोड़ा कठिन है ना। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद में दो अक्षर, पॉइंट के बाद में दो अक्षर, 2 और 5। यहाँ पे 1200 के बाद में 2 जीरो। आपको पता है ना, एक उत्तर आपका आ गया। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, आप इन दोनों का जो गुणा करेंगे वही आपका उत्तर है। मैं आपको गुणा करना सिखा रहा हूँ। देखिए पॉइंट के बाद 2 अक्षर, इन 2 अक्षर को हटाने के लिए, इन 2 अक्षर को हटाने के लिए आपको किससे गुणा करना पड़ेगा। एक अक्षर को हटाने के लिए पॉइंट के बाद 10, 2 अक्षर को 100, यानी कि 2 जीरो जो हैं, ये 2 जीरो जो हैं वो इस पॉइंट को हटाने में चले गए। अब अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख क्या सकते हैं, 25 मल्टीप्लाइड बाई 12, 25 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये 2 जीरो इस पॉइंट को हटाने में चले गए। अब ये गुणा करना थोड़ा सा आसान हो गया, थोड़ा सा आसान हो गया। अब देखिए, अब आप चाहें तो 25 का इसमें पढ़ लीजिए। 25 का इसमें पढ़ना आसान है कि 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 कैरी, और 25 के 25 और 5 कैरी कितना हो गया, 30। ये हो गया 300 कूलम आपका उत्तर। अगर आप इस 25 का गुणा ना करना है भाई, अगर मान लेते हैं 12 का पहाड़ा किसी को नहीं आता है, बहुत जाहिर सी बात है, बहुत लोगों को नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, 25 का पहाड़ा आसान है तो आप 25 का इसमें पढ़ सकते हैं। अगर आपको आता है तो आप बहुत जाहिर सी बात है कि 12 25 60 जीरो, 6 कैरी, 12 दूनी 24, 24 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 30।
यानी कि 300 कूलम आपका उत्तर हो गया। ये आप चाहें तो ना करें, आप सीधे इसको 0 से 25 में, फिर 0 से 25 में, फिर 2 से 25 में, 1 से 25, नॉर्मल मेथड से भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेसिक मैथ बताया जो कि आपका समय बचाएगा, आपके क्वेश्चन को करने में आसानी प्रदान करेगा और आप इसको उतार लेंगे। चलिए आइए तो जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है कि एक एमए मीन्स व्हाट? एमए मीन्स व्हाट? एमए मीन्स मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर कितना एम्पियर? मिली एम्पियर में कितना एम्पियर? और पूछ रहा है 1 माइक्रो एम्पियर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर मतलब कितना? 1 मिली एम्पियर मतलब कितना और 1 माइक्रो एम्पियर मतलब कितना? तो 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है? मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। ये हो गया पहले का उत्तर, ठीक है। दूसरा क्या है? 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है? इसी को डबल कर दीजिए, डबल कितना? 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक। ये हो गया आपका उत्तर दूसरा। अगला क्या है? राइट इट्स कॉम्बिनेशन, मतलब कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, यही आपको लिखना है। वोल्ट मीटर किस में होता है? मीटर किस में होता है? वोल्ट मीटर होता है आपका पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल के लिए। और ये किस में, किस कॉम्बिनेशन में होता है? पैरेलल में होता है, पैरेलल में होता है, ठीक है। एमीटर किसके लिए होता है? करंट के लिए होता है। और ये किस में होता है? सीरीज में होता है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे 3 क्वेश्चन दिए हुए, बड़े आसान से क्वेश्चन है। आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मैं यहीं पे लिख भी दे रहा हूँ, मैं भी सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं काम करता हूँ, इस लाइन को ऊपर बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इस लाइन को मैं ऊपर बढ़ा देता हूँ, ठीक। ये क्वेश्चन दिया गया है और ऊपर सॉल्यूशन, ठीक। देखिए ये क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है Q बराबर 100 कूलम, टाइम बराबर 1 सेकेंड। इसमें I कितना होगा? I कितना होगा? आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? I बराबर Q/T, Q/T, और वैल्यूज को रख देते हैं। I बराबर Q/T। अब यहाँ पे आप वैल्यूज को रख दे रहे हैं, Q/T। I आपको कैलकुलेट करना है। Q कितना दिया हुआ है? 100 कूलम, और टाइम कितना है? 1, यानी कि I बराबर कितना होगा? 100 एम्पियर। बहुत सिंपल से क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले पे इस वैल्यूज को रख देते हैं। I बराबर कितना दिया हुआ है? 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। Q बराबर कितना दिया हुआ है? 40 कूलम, और आपको टाइम निकालना है। अब देखिए, अब आपको ये चीज तो पता ही है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको पता है कि नहीं पता है? इसके नीचे 1 होता है, पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40। ये A केवल आपकी यूनिट है, ये नहीं मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 40, 40 बराबर 40 नहीं 40, 40 बराबर यहाँ पे 40। टाइम बराबर कितना हो जाएगा? 40/4, 4 × 40, यानी कि टाइम बराबर कितना हो जाएगा? 10 सेकेंड, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा आंसर। तीसरा क्या है? I बराबर 0.5 एम्पियर, चार्ज बराबर 20 कूलम, और टाइम आपको कैलकुलेट करना है। वैल्यू उसको पुट करिए। I बराबर कितना है? 0.5 एम्पियर, चार्ज कितना है? 20 कूलम है, और टाइम आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ क्या हो गया? यहाँ हो गया 0.5T, 0.5T बराबर 20 कूलम, 20 कूलम, 20 कूलम, ठीक है। अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? अब यहाँ पे आप इसको डिवाइड करोगे। अब आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। मैंने कुछ आसान के लिए रखा था, लग रहा है कठिन हो गया, लग रहा है कठिन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं सॉल्व करने को भी बता ही देता हूँ। 20 है और यहाँ पे आपका 0.5। अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चे क्या होता है, हालत गंभीर होती है, क्योंकि इसको करना थोड़ा सा कठिन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल का मल्टीप्लाई है, डेसिमल का डिवीजन है। अब देखिए 0.5 से 20 को डिवाइड करना थोड़ा सा कठिन होता है, तो हम पॉइंट को ही हटा लेते हैं।
आपको पता है कि पॉइंट को हटाने के लिए जितने का गुणा नीचे उतने का गुणा ऊपर, कितने का गुणा करना पड़ेगा इसको हटाने के लिए, 10 का गुणा ऊपर 10 का गुणा नीचे। अब यहाँ पे आपका हो गया आसान, यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे होगा 20 दहाइयम 200, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया आपका 5। अब ये हो गया आपका आसान, क्या हो जाएगा यहाँ 4 5 चौक के 20, 5 चौक के 20 यानी कि 40। क्या हम कैलकुलेट कर रहे थे, टाइम कैलकुलेट कर रहे थे ना, यानी कि हो गया आपका 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में आपका ये क्या होगा, 40 सेकेंड में 0.5 एम्पियर का करंट विड्रॉ होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कर लिए, कुछ और क्वेश्चन कर लें, आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन कर ही लेते हैं। चलिए, तो ये आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं। क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, कॉजेज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, 2 एम्पियर का करंट कॉज कर रहा है, जिसको फ्लो करा रहा है 1 मिनट तक, तो कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा, कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा। याद करिए, मैंने आपको बताया था कि एनर्जी बराबर होता है वर्क, यानी कि आपको W कैलकुलेट करना है। तो आप याद करिए, मैंने आपको जितने फॉर्मूले पढ़ाए हैं उसमें से वर्क का केवल एक फॉर्मूला है, वर्क का एक फॉर्मूला है। क्या था फॉर्मूला, पोटेंशियल के टर्म में था कि V बराबर W/Q, ये था आपका वर्क का फॉर्मूला, यानी कि आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं अभी आगे बात करता हूँ, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्या क्या दिया हुआ पहले ये लिख लेते हैं। इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आप बोलते हो V, इसकी वैल्यू है 10 वोल्ट। कॉजेस करंट ऑफ 2 एम्पियर, यानी कि I जो है वो कितना है, 2 एम्पियर है। फ्लो फॉर अ मिनट, कितने मिनट के लिए, यानी कि टाइम कितना है, 1 मिनट। अब याद रखिए कि आपने मिनट जब आ गया, करंट आ गया, तो इससे रिलेटेड भी एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है। इससे रिलेटेड आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या था, I बराबर Q/T, I बराबर Q/T, इससे रिलेटेड ये फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक, अब देखिए ये फॉर्मूला जो आपने अब मैं आपको क्वेश्चन करना कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपने मिनट के टर्म में कोई आंसर नहीं पढ़ा है, यानी कि इसको सेकंड में करना पड़ेगा। बहुत आसान सी चीज है, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो एक तो काम आपका यहाँ पे शॉर्ट हो गया। I बराबर 2 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर 10 वोल्ट। अब आपको ध्यान देना है कि आपसे लास्ट में क्या पूछा है, क्योंकि आंसर आपका लास्ट वाला ही है। आपसे पूछा है एनर्जी ट्रांसफर्ड, यानी आपसे पूछा है वर्क के बारे में, कितना वर्क होगा, कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा वर्क के बारे में, यानी कि इसके बारे में पूछा है। तो एक बार देख लेते हैं कि ये क्या हम इसी से डायरेक्टली ला सकते हैं। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया हुआ है। और क्या है, और है आपका W आपसे पूछा हुआ है, W आपसे पूछा हुआ है। और क्या यहाँ पे कहीं चार्ज दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, यानी कि आपको पहले चार्ज लाना पड़ेगा। चार्ज लाओगे तभी इसको सॉल्व कर पाओगे। तो हम चार्ज को लाते, चार्ज को किस फॉर्मूले से ला सकते हैं, आप इस फॉर्मूले से ला सकते हैं। क्या इससे रिलेटेड सारी जानकारी दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। देखते हैं कैसे। I बराबर 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। और क्या दिया, Q बराबर, Q आपको तो कैलकुलेट ही करना है, Q आपको कैलकुलेट करना है। टाइम बराबर 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। अब देखिए, अब आपका Q यहाँ से क्या आ गया, Q आ गया 2 × 60, यानी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। पूजा हो गया, ठीक है। देखिए ये हो गया कितना, 120 कूलम, 120 कूलम हो गया आपका क्या, चार्ज। 120 कूलम आपका क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे आपके पास चार्ज आ गया, Q बराबर कितना हो गया, 120 कूलम। अब आपके पास सफिशिएंट चीजें हैं जिनकी मदद से आप इस फॉर्मूले में रख के आप वर्क को कैलकुलेट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 10 वोल्ट है ही। और क्या करने के लिए मैं यहाँ क्यों लिखने जाऊँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली 120 लिख सकता हूँ, 120 डायरेक्टली लिख सकता हूँ। W बराबर W/120। अब यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, 10 × 120। अब ऐसी चीजों में क्या करते हैं, जब भी ऐसे
क्वेश्चन हो जहाँ पे आपको 10 से गुणा करना हो, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जो ये वाला वैल्यू दिया हुआ है इसको पहले लिख देना है और जितना जीरो यहाँ पे है उसी जीरो को उतार देना है, यानी कि 1200 जूल का काम करेगा या फिर कहें 1200 जूल का एनर्जी जो होगा वो ट्रांसफर होगा। अब आपको एक चीज और मैं भी बता देता हूँ। अब खत्म हो गया, इतना ही था, इतना तक कुछ नहीं। अब देखिए कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बोर्ड मेरा छोटा है तो मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं लिख पाता हूँ सॉल्यूशन। जिस तरीके से आप बोर्ड में लिखते हो, जिस तरीके से आप बोर्ड में लैंग्वेज के साथ लिखते हो, वो मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। तो मैं आपसे ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये लैंग्वेज थोड़ा सा जानते होंगे। क्यों? इसीलिए आपको पहले 11th पढ़ाया जाता है, जिससे आप थोड़ा बहुत लैंग्वेज सीख जाओ। मोशन चैप्टर, बाकी जो वर्क एनर्जी होता है, सारे चैप्टर में आपको लैंग्वेज सिखाया जाता है, जिससे कि मैं आपको 10th में आके अगर छोटा मोटा सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ तो आप लैंग्वेज लिख सकते हो, लैंग्वेज लिख सकते हो। मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है कि आपको जो दिया हुआ है वो आपने लिख लिया। अब इसकी मदद से आपने देख लिया कि कौन कौन से फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं। ये 2 फॉर्मूले आपने पढ़े हैं और इन्हीं 2 फॉर्मूलों की मदद से आपने उत्तर निकाल लिया है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझा पाए होंगे, समझ आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। स्पेस मेरा भर गया है। ठीक है, तो बाय।